आज हम बात करेंगे भारत के उन कानूनों के बारे में जो हमारी रोजमर्रा की खरीदारी से जुड़े हैं। मतलब जब हम कुछ खरीदते या बेचते हैं तो कौन से नियम लागू होते हैं, और हाँ, टैक्स का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए कोई चीज खरीदी बड़े मन से और वो खराब निकल गई। अब क्या करें? किसकी जिम्मेदारी है? कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1930 के एक कानून में। जी हाँ, काफी पुराना कानून है, जिसे कहते हैं वस्तु विक्रय अधिनियम या सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और इसी कानून में एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत छिपा है। चलिए उसे समझते हैं। ये सिद्धांत है कैविएट एम्प्टर। अब ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा साधा मतलब है कि भाई, जब कोई सामान खरीद रहा है तो उसकी क्वालिटी, उसकी सूटेबिलिटी, सब कुछ चेक करने की पहली जिम्मेदारी खरीदने वाले की ही है। अगर इसको और भी सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब बस इतना है, क्रेता सावधान रहे, यानी लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि कानून ये मानकर चलता था कि खरीदारी से पहले क्वालिटी, वो चीज़ काम की है या नहीं, उसकी कंडीशन कैसी है, ये सब अच्छी तरह से देख परख लिया गया होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर बार जिम्मेदारी खरीदार की ही होगी? बिल्कुल नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कानून खरीदार को बचाने के लिए कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी देता है। तो ये जो क्रेता सावधान रहे वाला नियम है ना, ये हर जगह लागू नहीं होता। मान लीजिए अगर बेचने वाला खुद कहता है कि ये चीज एक खास काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर वो सामान का कोई डिफेक्ट जानबूझकर छुपा लेता है, तब जिम्मेदारी सीधे सीधे बेचने वाले पर आ जाती है। अच्छा, यहां एक और बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। विक्रय यानी सेल और विक्रय का समझौता यानी अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है? देखिए, सेल का मतलब है सौदा पक्का, ऑन द स्पॉट, पैसे दिए, सामान लिया और ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल एक तरह का वादा है कि सामान भविष्य में किसी तारीख को या कोई शर्त पूरी होने पर बेचा जाएगा। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस सिचुएशन में जब पेमेंट अटक जाए और बेचने वाले को उसके पैसे ही ना मिले। तो सोचिए, अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिली तो क्या होगा? ऐसे में कानून उसे एक स्पेशल स्टेटस देता है, अदत्त विक्रेता या अनपेड सेलर का। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इस स्टेटस के साथ कुछ बहुत ही पावरफुल अधिकार भी मिलते हैं। ये अधिकार मूलतः दो तरह के होते हैं। एक तो सीधे सीधे सामान के खिलाफ, मतलब सेलर या तो सामान को अपने पास ही रख सकता है, या अगर वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है तो उसे रास्ते में ही रुकवा सकता है। और दूसरा अधिकार है सीधे खरीदार के खिलाफ, मतलब सेलर कीमत वसूलने, हर्जाना मांगने या ब्याज के लिए केस भी कर सकता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक खरीदार और एक बेचने वाले की। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरे देश के लेवल पर टैक्सेशन की एक बड़ी समस्या को समझते हैं। देखिए, 2017 से पहले भारत का टैक्स सिस्टम एक मकर जाल जैसा था, और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कैस्केडिंग इफेक्ट। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। मतलब एक सामान पर टैक्स लगा, फिर उस टैक्स लगी कीमत पर एक और टैक्स लग गया। सोचिए, इससे होता क्या था? एक तो चीजें बेवजह महंगी हो जाती थी, ऊपर से हर राज्य के अपने अपने अलग टैक्स, अलग अलग नियम, जिससे पूरे देश में बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग था। तो इस पूरे मकर जाल को साफ करने के लिए, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए भारत में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव लाया गया, जिसे हम सब जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के नाम से। और ये सिर्फ एक नया टैक्स नहीं था, ये भारत के कमर्शियल लॉ के एवोल्यूशन में एक मील का पत्थर था। देखिए, 1872 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत हुई, 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, और फिर 2017 में जीएसटी। इन सब का मकसद हमेशा से एक ही रहा है, बिजनेस को आसान बनाना और पूरे देश को एक मार्केट के तौर पे जोड़ना। और अंदाजा लगाइए, ये बदलाव इतना बड़ा था कि इसे लागू करने के लिए कोई छोटा मोटा कानून नहीं, बल्कि भारत के संविधान में 101वां संशोधन करना पड़ा। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा कदम था। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर भी काफी सीधा साधा है। जब एक ही राज्य के अंदर कोई लेन देन होता है तो टैक्स दो हिस्सों में बंट जाता है, आधा केंद्र को सीजीएसटी और आधा राज्य को एसजीएसटी। और जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर लगता है आईजीएसटी, जो कि एक तरह का इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो कुल मिलाकर मकसद बिल्कुल साफ था, उन ढेरों अलग अलग टैक्स के जाल को हटाकर
पूरे देश के लिए एक ही पारदर्शी सिस्टम बनाना, एक राष्ट्र एक कर। तो आज हमने देखा कि कैसे कानून एक छोटे से लेन देन में खरीदार के अधिकारों की रक्षा करने से लेकर पूरे देश के लिए एक टैक्स सिस्टम बनाने तक का सफर तय करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक अकेला यूनिफाइड कानून लाखों छोटे छोटे बिजनेस के काम करने के तरीके को हर दिन कैसे बदलता है।